नमस्कार। हम दुर्गम के श्रम विभाजन के अंतर्गत दुर्गम ने जो कानून के प्रकार बताए, उसके बाद एकता के प्रकार बताए। तो हम उस एकता के प्रकार में यांत्रिक एकता के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया है। आज हम सावयवी एकता बिंदु है उसका अध्ययन करेंगे। तो दुर्गम ने जो दूसरे प्रकार की एकता बताई है वह सावयवी एकता है, अर्थात उसको सावयवी एकता के नाम से संबोधित किया है, जो कि यांत्रिक एकता से बिल्कुल विपरीत है। यह जो सावयवी एकता पाई जाती है वो जटिल और विकसित जो आधुनिक बड़े बड़े समाज हैं, प्रौद्योगिक समाज है, उनमें पाई जाती है। जैसे नगर है, महानगर है, औद्योगिक केंद्र, इन समाजों में पाई जाती है। इन समाजों के सदस्य हैं वो समरूप नहीं होते, बल्कि इनमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भिन्नताएं पाई जाती है। इस यहाँ पर दंडकारी कानून के स्थान पर प्रतिकारी कानून व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। तो इन समाजों में भिन्नता का कारण है वह श्रम विभाजन है और विशेषीकरण होना है। ये सावयवी एकता वाले जो समाज है वो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, इनकी जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होता है, और ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र है, बड़े भूभाग है, उसमें ये बचे हुए रहते हैं। तो इन समाजों के सदस्यों की आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। आवश्यकताएं ज़्यादा ही नहीं होती, बल्कि वो आवश्यकताएं भिन्न भिन्न भी होती हैं। जनसंख्या ज़्यादा है, आवश्यकता ज़्यादा है, और आवश्यकता भी एक जैसी नहीं बल्कि अलग अलग होती है। तो सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकते, तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। व्यक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व है वह होता है, तो इसमें सामूहिक भावना है, सामूहिक चेतना है, इनका प्रभाव फिर वो कम हो जाता है। विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्भर और संबंधित होते हैं। तो दुर्कहेम ने का मानना है कि यांत्रिक एकता से सावयवी एकता का जो विकास होता है वह जनसंख्या के आधार पर होता है। जब जनसंख्या कम होती है तो उसमें यांत्रिक एकता पाई जाती है और उसमें श्रम विभाजन भी कम होता है। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती है, और आवश्यकता बढ़ने के कारण समाज में श्रम विभाजन होता है, और श्रम विभाजन सदस्यों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए फिर जरूरी भी हो जाता है। श्रम विभाजन के कारण व्यक्ति अलग अलग काम करता है, वो जिस काम को बार बार करता है फिर उस काम में परफेक्ट हो जाता है, वो दक्ष हो जाता है ना। लेकिन अन्य कार्य वो नहीं कर पाता है। तो अन्य कार्य को करने के लिए एक कार्य में तो वो दक्ष हो गया, परफेक्ट हो गया, लेकिन उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो अन्य कार्य भी पूरे होने चाहिए। तो अन्य कार्यों के लिए अन्य समूह पर, अन्य व्यक्तियों पर वो निर्भर हो जाता है। तो समाज में विशेषीकरण का विकास होने से फिर ये परस्पर निर्भरता भी बढ़ जाती है। तो व्यक्ति समाज के सदस्यों की एक आवश्यकता की पूर्ति तो खुद कर लेता है, लेकिन दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब वो दूसरे पर निर्भर हो जाता है, तो इस प्रकार से जो परस्पर निर्भरता बढ़ती है और जो एकता उत्पन्न होती है, तो वह एकता है वो सावयवी एकता होगी, जो कि जटिल समाजों में पाई जाती है। दुर्गम ने सावयवी एकता के बारे में बताया, इसकी विशेषताओं के का भी उल्लेख उन्होंने किया है। जैसे सावयवी एकता वाले इसकी विशेषताओं की बात करें तो जैसे पहली विशेषता ये बताई कि सावयवी एकता वाले जटिल समाज होते हैं, उसमें व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक एकरूपता है उसका लोप हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं। समाज के सदस्य उनमें व्यक्तित्व आ जाती है, विशिष्टता उसमें वृद्धि हो जाती है, उनकी विश्वास है, धारणाएं, मत है, पसंद है, नैतिकता, इनमें आपस में समानता वो बहुत कम हो जाती है, समानता कम से कम पाई जाती है। तो दुर्कहेम के अनुसार इस व्यक्तित्व का कारण श्रम विभाजन है। जो समानता कम हुई है, जो विभिन्नता पाई जाती, उसका कारण है श्रम विभाजन, क्योंकि श्रम विभाजन ने सबको अलग अलग कर दिया, अलग अलग समूह बना दिए, अलग श्रम का विभाजन कर दिया, तो वो अलग अलग कार्य में दक्ष हो गए, विशेषीकृत हो गए, तो इसके कारण वो अलग हो गए। विशेषीकरण के कारण फिर परंपराओं में कमी आ गई, व्यक्ति की भूमिका और परिस्थिति के अनुरूप है उनका वो पहले जो निर्धारण होता था आनुवंशिकता के आधार पर, उसका महत्व धीरे धीरे कम हो गया। तो समाज में प्रदत्त परिस्थिति के स्थान पर अर्जित परिस्थिति को महत्व दिया जाने लगा। दूसरी विशेषता जो इसकी बताई है सावयवी समाज की, वो ये बताई है कि श्रम विभाजन के प्रभाव से सार्वजनिक और
सामान्य सामाजिक चेतना है और सामाजिक अंतर्विवेक है, इसकी एक रूपता भी धीरे धीरे कम हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। आपराधिक क्रियाओं को अब समाज विरोधी नहीं माना जाता। जैसे यांत्रिक एकता में आपराधिक क्रियाओं को समूह विरोधी माना जाता था, समाज विरोधी माना जाता था, वैसा इस समाज में नहीं होता। यहाँ आपराधिक क्रियाओं को समाज विरोधी नहीं बल्कि व्यक्ति की हानि माना जाता है। ये माना जाता है कि अपराध क्या है, तो अर्थात किसी व्यक्ति की हानि की है। समाज के सदस्यों, धार्मिक लक्षणों, विचारों, विश्वासों में भी कमी आने लगती है। तो कानून के जो रूप है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे यांत्रिक एकता वाले समाजों में तो दंडात्मक कानून था, उसके स्थान पर यहाँ प्रतिकारी कानून व्यवस्था प्रचलित हो जाती है। अब संपूर्ण समूह के नैतिक अंतर्विवेक और चेतना को दंड के द्वारा पुनः स्थापित करने पर जोर नहीं दिया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप दंडात्मक है ना, वो दंडात्मक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसमें कमी आ जाती है और प्रतिकारी कानून व्यवस्था है उसका प्रचलन इसमें बढ़ जाता है। अर्थात दमनकारी के स्थान पर प्रतिकारी कानून व्यवस्था है वो इन समाजों में पाई जाती है। अब अपराधी केवल हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति है, जिसकी हानि हुई है उसकी हानि की क्षतिपूर्ति वो करता है। सामाजिक नियंत्रण, सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सब धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं। तीसरी विशेषता इसमें यह बताई है कि सामूहिक एकता वाले समाज में व्यक्तियों में एक रूपता है वो विद्यमान नहीं रहती। एक रूपता का आधार पर आधारित जो सामाजिक एकता थी वो कमजोर पड़ जाती है, उसके बंधन ढीले हो जाते हैं। अब सामाजिक बंधन में एक रूपता नहीं बल्कि विभिन्नता दिखाई देती है। अगर समाज के इन बंधनों को निभाने की भूमिका दूसरों को नहीं दी जाती है तो फिर समाज में व्यवस्था फैल सकती है, समाज पूरे समूह की एकता है वो नष्ट हो सकती है। तो दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन है वह एकता बनाए रखने का कार्य करता है। श्रम विभाजन विभिन्न समूह में एकता उत्पन्न करता है। व्यक्ति में एकता बनाए रखने की भूमिका श्रम विभाजन ले लेता है। समूह की सुदृढ़ता या एकता का आधार व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता होती है, जो पारस्परिक निर्भरता श्रम विभाजन के कारण आई है। तो ये श्रम विभाजन का ही परिणाम है, जिसके कारण की विशेषीकरण में वृद्धि हुई है और विभिन्न समूह में पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है। अगली विशेषता ये पाई जाती है कि सामूहिक एकता वाले समाज है उसमें राजनीतिक कार्य उसका भी विशेषीकरण हो जाता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये विभिन्न राजनीतिक कार्यों को संपन्न करने के साधन हो गए। अब राजनीतिक पद है वो पिता से पुत्र को वंशानुगत रूप से नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। अब राजनीतिक वंशानुगत राजनीतिक पद की प्रवृत्ति है वो एक पिता से पुत्र में स्थानांतरित होने की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी आ जाती है। सरकार और नागरिकों के पारस्परिक संबंध या समझौते के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। अगली विशेषता यह कि जहां हमने उसकी आर्थिकी के बारे में बताया था, यांत्रिक एकता की आर्थिकी के बारे में बताया था कि वहां पर संभावनात्मक आर्थिकी पाई जाती है, लेकिन सामूहिक एकता वाले समाज में आर्थिकी में भी परिवर्तन आ जाता है। आर्थिकी जो पहले संभावनात्मक थी उसके स्थान पर अब आर्थिकी अधिशेष आर्थिकी हो जाती है। अधिशेष का मतलब है बचत वाली आर्थिकी, अर्थात इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है उसके बाद भी उसके पास बचता है। तो यह अधिशेष की आर्थिकी यहाँ इस सामूहिक एकता वाले समाज में पाई जाती है। परंपरागत व्यवसाय वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व बढ़ जाता है। आर्थिक व्यक्तिवाद है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। बंद अर्थव्यवस्था के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था है उसका विकास हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने कार्य कुशलता के आधार पर अब कोई भी काम वो कर सकता है। तो इससे उत्पादन भी ज़्यादा होता है और आर्थिकी का रूप भी बदल करके अधिशेष आर्थिकी में बदल जाता है। एक और विशेषता ये पाई जाती है इन दोनों की सामूहिक एकता वाले समाजों की कि इनमें श्रम विभाजन का प्रभाव होने के कारण धर्म पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब बहु-ईश्वरवाद और एक ईश्वरवाद है उसका संक्रमण हो जाता है। इसे महानगरीय जटिल समाजों में ईश्वर का व्यक्तिकरण या निजीकरण हो जाता है। धर्म का क्षेत्र भी अब जो पहले लघु था उससे वृहद हो जाता है। धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। जैसे जनजातीय समाजों में विद्यमान जो स्थानीय व्यक्तिवाद था उसका वो ह्रास हो जाता है।
अब सार्वभौमिकरण, धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। समाज में स्थानीय धार्मिक विश्वास उसके स्थान पर वैश्विक विश्वास उनका स्थान ले लेते हैं। तो इस प्रकार आज हमने सावयवी एकता के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।